देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर है। मैम अच्छा अच्छा, देखो हम लोग बजट कॉस्टिंग कर रहे थे और उसमें हम लोग का लगभग बजट का जो भी कंसेप्ट वगैरह था वो सारा क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। एक दो पॉइंट बाकी है जिसमें एक तो कैश बजट है और एक है बजटरी रेशियो। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे और कुछ थियोरिटिकल पॉइंट जो है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वो आ सकता है। तो जैसे कि पहले लिखेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, ये क्या होता है पहले कुछ ये लिख लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो हम लोग रेशियोज वाला पॉइंट भी कर लेंगे। तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है देखो। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है कि अगर हम लोग प्रीवियस, नॉर्मली बजट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस बेसिस के फिगर को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग बजट बनाते हैं तब हम लोग मतलब उस हिसाब से हम लोग बजट बनाते हैं। ठीक है, प्रीवियस कोई फिगर को एस्टिमेशन लेते हुए हम लोग बजट बनाते हैं। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब हो गया कि हम लोग कोई भी प्रीवियस डेटा पे डिपेंड नहीं करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से मतलब स्क्रैच से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका बेसिस कुछ नहीं होता है, मतलब प्रीवियस कोई बेसिस पे नहीं बनता, इसीलिए इसे जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखना है हमें अंडर, अच्छा ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ZBB। ठीक है, एक ही बात है, ऐसे भी लिखा हुआ रहता है कभी कभी क्वेश्चन में। अंडर कन्वेंशनल बजटिंग, मतलब नॉर्मली जो बजटिंग प्रोसेस होता है, द टारगेट ऑफ नेक्स्ट ईयर आर एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल बजटिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है, टारगेट नेक्स्ट ईयर का टारगेट हम लोग जो है वो कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में हम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया था उसके बेसिस पे जो हम लोग नेक्स्ट ईयर का टारगेट का जो है बेसिस बनाते हैं। ठीक है, ये है नॉर्मली जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, मतलब कन्वेंशनल बजटिंग जो मेथड है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं सेल्स फोरकास्ट of next year may be decided on the basis of actual sales of last year। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखो, सेल्स फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर का जो सेल फोरकास्ट है वो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर के एक्चुअल सेल्स के ऊपर डिपेंड करके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग the target of next period are established ignoring the
actual performance of preceding year, ठीक है। तो ये क्या लिखा है देखो, अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने जो नॉर्मल रूल्स होता है बजट का वो पढ़ा कि बजट का नॉर्मल रूल्स होता है कि प्रीवियस कोई भी पीरियड का जो है परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग नेक्स्ट टाइम पीरियड का जो है परफॉर्मेंस को जो है एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर में बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, द टारगेट ऑफ नेक्स्ट पीरियड आर एस्टेब्लिश्ड इग्नोरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। प्रीसीडिंग ईयर का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको इग्नोर करते हुए, मतलब क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि जो हो गया उसको लेके हमें कुछ भी नहीं सोचना है, मतलब पास्ट इज पास्ट, ठीक है। तो हमें जो भी करना है अभी प्रेजेंट जो है वो पास्ट से इम्पैक्टफुल नहीं होगा, वही होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो इसीलिए देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग द टारगेट of next period are established ignoring the actual performance of the preceding year। preceding year के performance से आज का performance में कोई भी तरह का हम लोग estimation नहीं लाएंगे। फिर अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग the manager of each department ম্যাম has আমাকে এক মিনিট একটু উপরটা দেখাবে? হ্যাঁ, এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবো। হয়ে গেছে। has to justify the requirements on the basis of future projections ignoring the past achievement। एडमिट ही नहीं होगी। एक सेकंड। ठीक है, अच्छा। तो देखो, अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग द मैनेजर of each department has to justify the requirements on the basis of future projection ignoring the past achievement। बोल रहा है कि अगर कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहां पर मान लो
डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहा है और हर एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर अगर है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग, और अगर वो जीरो बेस्ड बजटिंग फॉलो कर रहे हैं, द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट हैज टू जस्टिफाई द रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन इग्नोरिंग द पास्ट अचीवमेंट। फ्यूचर में क्या हमें अचीव करना है, वो जो है मतलब फ्यूचर में हमें क्या रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो है जो भी किया जाएगा, मतलब फ्यूचर का प्रोजेक्शन प्रेडिक्शन जो भी बोलो जो किया जाएगा, वो पास्ट को इग्नोर करते हुए किया जाएगा कि पहले ऐसा हुआ था तो अभी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि फ्यूचर प्रोजेक्शन इग्नोरिंग द पास्ट अचीवमेंट, फ्यूचर का जो भी जो है फ्यूचर के बारे में जो भी सोचा जाएगा वो पास्ट को इग्नोर करते हुए सोचा जाएगा, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग। कोई बेसिस पे बजट नहीं बनाना है, मतलब पास्ट को किसी भी हालत में हमें इग्नोर करके चलना है। जीरो बेस्ड बजटिंग is future oriented activity and it rejects the attitude of accepting the existing situation blindly। जीरो बेस्ड बजटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, ये सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही बताएगा, क्योंकि पास्ट को पूरा पूरी इग्नोर करके चलना है, कोई बेसिस लेके नहीं चलना, इसीलिए नाम है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड इट्स रिजेक्ट्स, और ये क्या रिजेक्ट करता है, द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन ब्लाइंडली। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को ध्यान में हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशंस का जो मतलब प्रैक्टिकल मैटर जो है कि एग्जिस्टिंग क्या कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसको इग्नोर करते हुए, मतलब एक सेकेंड, ये क्या होगा, अपने आप कर लोगे। हाँ, तो लास्ट लाइन क्या बोल रहा है कि जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी को बताता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसके ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी बताने के लिए ये क्या करता है, जो प्रीवियस पास्ट परफॉर्मेंस या फिर पास्ट एस्टिमेशन, पास्ट एक्टिविटी जो भी हुआ है उसे इग्नोर करते हुए चलता है, और उसके साथ साथ ये और भी क्या करता है, इट रिजेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशंस ब्लाइंडली। मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है इसको भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, फ्यूचर में क्या करना है वो देखना है कि आने वाले कल में क्या हम लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये बजट बनाया जाता है कि पीछे क्या हो गया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या होता है, प्रेजेंट में प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसे भी जो है ब्लाइंडली इग्नोर करते हुए चलता है, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो इसे बोला जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। इस पे कोई सम्स वगैरह नहीं होता है, ये थियोरिटिकली पूछा जाता है। बेसिकली जब स्क्रैच से हम लोग को स्टार्ट करते हैं तो वही होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, ना तो पास्ट से हमें कोई मतलब है, ना तो हमें मतलब प्रेजेंट सिचुएशंस को भी हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, हमें सिर्फ फ्यूचर से मतलब है कि फ्यूचर में हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या हो गया, हम मतलब पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो दैट इज कॉल्ड जीरो बेस्ड बजटिंग। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कैश बजट जो है वो लिख लेते हैं। कैश बजट, कैश बजट is the forecast of estimated cash receipt and estimated
कैश पेमेंट ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। कैश बजट हमें क्या बताता है? तो कैश बजट मतलब कैश से रिलेटेड बजट। कैश बजट इज द फोरकास्ट, मतलब ये किस चीज का फोरकास्ट बताता है? एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट, कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है और कितना हमें पेमेंट करने वाला है, करना पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे कि क्वार्टरली हो, एनुअली हो, सेमी एनुअली हो। तो ये मेनली कैश बजट होता है। सेकेंड पॉइंट, कैश बजट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं और कैश बजट जो बनता है, ये दोनों अलग चीज है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश अकाउंट और कैश बजट, ये तीन अलग हो जाता है। ठीक है, इन द सेंस, क्यों अलग होता है वही चीज लिखवा रहे, इन द सेंस दैट कैश बजट इज फ्यूचर ओरिएंटेड whereas कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट is related to the past period। देखो, कैश अकाउंट हम लोग कभी ना कभी बनाए ही है अकाउंट्स में। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिन लोग का है उन लोगों को मैंने करवाया भी है। तो कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि कैश अकाउंट हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, वो पास्ट पीरियड का बनता है। ठीक है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, 2 साल का बैलेंस शीट दे दिया है, फिर हमें वहां से देखना है कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुआ। ये सब हमारा पास्ट एक्टिविटी का जो है हम लोग प्रेजेंटेशन निकालते कि हमारे पास कितना कैश बचा है। कैश अकाउंट भी वही, कुछ ट्रांजैक्शन हो जाता है, बचपन में कैश अकाउंट बहुत बनाए, कुछ ट्रांजैक्शन, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसका लेजर पोस्टिंग कर दो, जर्नल एंट्री पास करने के बाद फिर आंसर आएगा कि हमारे पास कितना क्लोजिंग कैश है। अच्छा, और कैश बजट क्या है? ये हमारा कुछ पास्ट एक्टिविटी से नहीं बनता, ये हमारा फ्यूचर की, ये देखो स्टार्टिंग में लिखा था एस्टिमेशन की कितना कैश रिसिप्ट होने वाला है और कितना कैश पेमेंट करना पड़ेगा, इसका एस्टिमेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर पीरियड के बेसिस पे, पास्ट पीरियड के बेसिस पे नहीं होता है। तो ये डिफरेंस हो गया कैश बजट, कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे, कैश अकाउंट रिक्वायर्स अकाउंटिंग स्किल where whereas cash budget require estimation skill। ठीक है, अगर एस्टिमेशन करना आता है तो कोई भी कैश बजट बना लेगा। ठीक है, और कैश अकाउंट वही बना पाएगा जिससे अकाउंटिंग स्किल आता है। मतलब किसी को अगर डेबिट क्रेडिट ये सब नहीं पता होगा, अगर कॉमर्स का पर्सन नहीं होगा तो वो कैश अकाउंट नहीं बना सकेगा। लेकिन कैश बजट कोई बना सकता है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन से पूछोगे तो वो बता देगा कि मार्केट से उसे कितना पैसा मिलेगा और उसे कितना पेमेंट करना है। ठीक है, हाँ हो सकता है उसको प्रेजेंटेशन नहीं आता, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन कैश बजट बना के कोई भी बिजनेसमैन दे सकता है कि वो बोल सकता है कि उसे फ्यूचर में कितना पैसा मिलने वाला है, कितना उसे पेमेंट करना है, और इसका जो नेट वैल्यू निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड कैश बजट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट लिखेंगे, कैश बजट इज प्रिपेयर्ड with the help of following equation। ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट
माइनस एस्टिमेटेड कैश पेमेंट इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, तो कैश बजट ऐसे बनेगा, ओपनिंग कैश बैलेंस, हमारे पास कितना कैश था पहले, कितना कैश आ सकता है और कितना कैश जा सकता है, तो ये टोटल अवेलेबल कैश, वहां से अगर इतना पेमेंट एस्टिमेटेड वे में जा सकता है तो कितना कैश बचेगा। ठीक है, यही होता है कैश बजट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक काम करते हैं, कैश बजट पे 2 क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं, और ये मैंने पीडीएफ जिन लोग के साथ शेयर किया वहां पर ये क्वेश्चन एडिट नहीं है, हम फिर से रीशेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि ये 2 क्वेश्चन मिल जाए कैश बजट का। तो पहले कैश बजट का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा शायद हेजी आए, इसको हम ठीक कर देंगे, अभी तो दिख रहा होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ के बता देते, प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके बाद हम इसको ठीक करके दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड ए न्यूली स्टार्टेड कंपनी विशेष टू प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम जैन के मंथ से ये लोग कैश बजट बनाना चाहते हैं, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। तो इनका ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कैश बजट एक पीरियड का बनेगा, तो ये 6 मंथ्स का कैश बजट इनको बनाना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिया हुआ है इससे इनको कैश बजट बना के हमें देना है। अच्छा, जैन के मंथ में सेल हुआ है, ये देखो क्या क्या कॉलम है, ये तो मंथ है जैन से लेके जून तक, 6 मंथ्स का डेटा दे रखा है। ठीक है, सेल मतलब ये पैसा हमें मिल सकता है, अगर हम लोगों ने सेल किया है तो ये रिसिप्ट है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट है। ठीक है, ये सब क्या है, रिसिप्ट, सेल करने से पैसा मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर मेटेरियल, तो मेटेरियल परचेस किया होगा इन्होंने, तो ये हो जाएगा एस्टिमेटेड पेमेंट। ठीक है, ये एस्टिमेटेड पेमेंट है। वेजेस, ये भी एस्टिमेटेड पेमेंट हो जाएगा। प्रोडक्शन का खर्चा, ये भी एस्टिमेटेड पेमेंट हो जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये देखो ओवरहेड, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड तो पेमेंट करना पड़ेगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें बता दिया है कि क्या क्या एस्टिमेटेड रिसिप्ट, तो हमें एक ही दिखा अभी तक, सेल, और बाकी सब ये जो है पेमेंट दिख रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कैश बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी was 10,000, बोल रहा है कि पहले से ही कैश बैलेंस कितना है, 10,000 है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन ए न्यू मशीन इज टू बी इंस्टॉल्ड एट 20,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, एक नया मशीन इंस्टॉल कर दिया गया है 20,000 क्रेडिट पे, टू बी रीपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मार्च एंड अप्रैल। बोल रहा है कि क्रेडिट में एक मशीन लिया गया है, लेकिन इसका पेमेंट कैसे होगा, इंस्टॉलमेंट में होगा। ठीक है, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 10,000, एक इंस्टॉलमेंट मार्च में पे करना पड़ेगा, दूसरा अप्रैल में। सेल्स कमीशन जो है वो 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। बोल रहा है कि एक सेल्स कमीशन का भी खर्चा है जो कि यहाँ नहीं दिया है, ये जो बना हुआ था ना स्ट्रक्चर यहाँ नहीं दिया है, लेकिन ऐसे बताया है नीचे कि सेल्स कमीशन मतलब ये भी पे करना पड़ेगा। और कैसे पे करना पड़ेगा, ये पे करना पड़ेगा 5%, यहाँ पर बोला है 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स जो है यहाँ पर ऐसे होगा, 5% देना पड़ेगा टोटल सेल पे। ठीक है, जितना होगा, और ये पेमेंट कैसे होगा, कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, 5% ऑन टोटल सेल जो भी रहेगा उस पे कैलकुलेट करके कमीशन आएगा। लेकिन ये कमीशन पे कब करेंगे, क्या जिस मंथ का उसी मंथ पे करेंगे, नहीं, क्या बोल रहा है, इज टू बी पेड, कैसे पे करना है, विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, जो एक्चुअल सेल्स है उसके फॉलोइंग मंथ में। ठीक है, जैसे जैन का फॉलोइंग मंथ है फेब, तो जैन का जो सेल्स कमीशन होगा वो कब पे होगा, फेब में पे होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड इन मार्च। बोल रहा है कि कॉल मनी मतलब कंपनी है तो इन्होंने शेयर इशू किया होगा, तो शेयर इशू करने से जैसे फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब होता है ना, तो बोल रहा है कि जो कॉल मनी है वो रिसिप्ट हुआ है मार्च में, तो ये एक रिसिप्ट साइड में आएगा। शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू 2,000 इज ऑल्सो ऑब्टेन विद इन सेकेंड कॉल। बोल रहे हैं कि 2,000 रुपए शेयर प्रीमियम का मतलब प्रीमियम में शेयर इशू हुआ होगा, ये वाला पैसा भी जो है मिलेगा यहाँ पर सेकेंड कॉल के साथ। तो सेकेंड कॉल में मार्च के महीने में 10,000 प्लस 2,000 12,000 मिलेगा। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर ने क्रेडिट पीरियड कितना दिया है, 2 मंथ्स, मतलब जैन का पेमेंट कब करना है, जैन
जैन का पेमेंट मार्च में करने से होगा, क्योंकि जैन का पेमेंट हमें सॉरी अप्रैल में 2 मंथ्स जो है हमें क्रेडिट अलाउ किया है, तो जैन के बाद 2 मंथ्स मतलब फरवरी मार्च अप्रैल, जैन का पेमेंट हम लोग अप्रैल में कर पाएंगे। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को हम लोगों ने 1 मंथ क्रेडिट दिया है, मतलब जैन का सेल का पेमेंट हमें फेब में मिलेगा, फेब का मार्च में मिलेगा, मार्च का अप्रैल में मिलेगा, इस तरह से। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, जितने भी तरह के ओवरहेड है उसके पेमेंट का जो टाइम है वो 1 मंथ है, मतलब 1 मंथ जैन का जो ओवरहेड है उसका खर्चा हम लोग पे करेंगे फेब में, ठीक है। जैन का पेमेंट फेब में होगा, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, फिर बोल रहा है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस का बताया है यहाँ पर, ये देखो वेजेस का क्या बताया है, वेजेस का बताया है हाफ मंथ, मतलब 15 डेज बाद पेमेंट होगा। एज्यूम कैश सेल्स इज टू बी 50% ऑफ टोटल सेल, कैश सेल बता रहा है कि टोटल सेल का 50% है, ठीक है, टोटल सेल का 50% है बता रहा है। और वेजेस का पेमेंट कैसे होगा, 15 डेज के बाद, मतलब जैन में, जैन का मान लो 1 जैन से लेके 15 जनवरी तक काम हो गया, तो इसका पेमेंट कब मिलेगा, 16 से 31 जैन के बीच में इसका पेमेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब जैन में वेजेस का इतना ही पेमेंट जो है, ये पेमेंट, इसका पेमेंट यहाँ मिलेगा, और इस टाइम पीरियड का पेमेंट फेब मंथ में मिलेगा, फेब मंथ में ये पेमेंट मिलेगा। और फेब में जो काम होगा 1 से 15 और 15 से लेके 28, क्योंकि 28 दिन का होगा, तो ये देखो ये वाला जो पेमेंट है ये यहाँ पर मिलेगा, ये टाइम पीरियड में जो काम हुआ इसका पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, इसका पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, और ये जो पेमेंट है यहाँ पर मिलेगा। मतलब बेसिकली जैन में एक ही बार पेमेंट होगा, फेब में 2 बार पेमेंट होगा, क्यों, क्योंकि जैन के एंड का पेमेंट और फेब का स्टार्टिंग का पेमेंट 15 डेज के गैप में मिलेगा, तो मतलब यही हुआ ना कि जैन का 15 डेज काम होने के बाद वो 15 डेज का पेमेंट जैन के नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब जैन में भी तो फिर कितना काम हो गया, पूरे मंथ का काम हुआ है, मतलब जैन का आधा मंथ काम होने के बाद, हाफ मंथ काम होने के बाद नेक्स्ट पेमेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो वर्क डन हो गया, ठीक है, ये पीरियड का जो पेमेंट है ये कब होगा, ये इस पीरियड में होगा, इस पीरियड का पेमेंट यहाँ पर होगा और इसका पेमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। ये देखो, इसको ज्यादा बोलेंगे तो समझने में मुश्किल होगा, लेकिन मेरा एरो को ध्यान से देखो, जैन का जो हाफ मंथ, ठीक है, जैन का हाफ मंथ, हम जैन को आधा आधा मंथ पे डिवाइड कर लेते, मतलब 15 डेज समझने के लिए, वैसे 31 होता है। हाफ मंथ में जो काम हो गया, तो हाफ मंथ का पेमेंट कब होगा, दूसरे हाफ मंथ में, ठीक है, ये दूसरे हाफ मंथ में। तो फेब में 2 बार पेमेंट होगा, कैसे, जैन का जो एंड वाला हाफ मंथ का पेमेंट है वो फेब के स्टार्टिंग में होगा, फेब का स्टार्टिंग का जो हाफ मंथ का पेमेंट है वो फेब के एंड में होगा, इस तरह से फेब में 2 बार पेमेंट होगा, मार्च में भी 2 बार, अप्रैल में भी 2 बार, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से कैश बजट बना के दिखाना है। और एक चीज क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि एज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स, कैश सेल जो है वो टोटल सेल का 50% है, ऐसा हमें बताया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कैश बजट बनाना। इलास्ट्रेशन 5, कैश बजट फॉर द ईयर नहीं, कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम जैन टू जून। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, मंथ लिखेंगे, मंथ में आ जाएगा जैन से लेके जून तक, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और एक टोटल का कॉलम बनाएंगे। ये हम बनाते हैं ताकि हम लोग जो है क्वेश्चन को खुद, मतलब जो है आंसर हम लोग इससे चेक कर पाते हैं, ठीक है, ये टोटल कॉलम अगर बनाते हैं तो। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले जो है रिसिप्ट लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद पेमेंट लिखा जाता है, तो हम लोग पहले रिसिप्ट लिखेंगे।
तो सेल, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा सेल। अच्छा, कैश सेल का मतलब होता है कि जब बेचा तभी पैसा मिल गया, तो रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल होगा 50% ऑफ टोटल सेल। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कैश सेल्स 50% ऑफ टोटल सेल। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये देखो, जैन का है 20,000, 20,000 का 50% 10,000, ठीक है। फेब का है 22, 22 का 50% 11,000, ठीक है। 22 का 50% 11,000 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 28 का 50% 14,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 28, 36 का 50%, 36 का 50% कितना हो जाएगा, 36 का 50% 18,000। अच्छा, इसके बाद 36, ये हो गया 30 का 15 और 20, यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर 20,000। इसका टोटल कर लेते हैं, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 5, 5, 10, 70,000, 87,000। 87,000। आ गई है 4, 5, 87 ना 88 হচ্ছে বলো তো? नहीं 87 ही करी। আচ্ছা 87 ই হচ্ছে। না 88 হচ্ছে। হ্যাঁ সেটাই তো, 88 হচ্ছে আমার মনে হলো। হ্যাঁ 11,000 টাকা 10,000 ধরে। হ্যাঁ, আর কিছু নেই। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है। मतलब एस्टिमेटेड कि डेटर से कितना कलेक्ट होगा, तो डेटर से कैसे कलेक्शन होगा, हम लोगों ने डेटर को क्या कैसे क्रेडिट पीरियड अलाउड किया है, 1 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 मंथ लैग, मतलब 1 मंथ लैग में हमें जो है कलेक्शन होगा। मतलब जैन का जो कलेक्शन क्रेडिट सेल का है वो हमें फेब में मिलेगा, ठीक है। तो जैन का क्रेडिट सेल कितना है, कैश सेल 10,000 है 50%, तो क्रेडिट सेल बाकी बचा हुआ 10,000 ही होगा। तो जैन का जो 10,000 है वो हमें फेब में मिलेगा। बात समझो, ये 10 वाला नहीं लिख रहे हैं, ये 10 नहीं लिख रहा है। जैन का पेमेंट हमें दो तरह से मिलेगा, 50% तो हमें कैश सेल किया तो हमें उसी दिन मिल गया जिस दिन सेल किया हम लोगों ने, ठीक है। और बाकी 50% कब मिलेगा, फेब में मिलेगा। तो इसका 50 करेंगे तो कितना कितना आएगा, 10, 10,000, तो 10,000 जैन में तो मिल चुका है, बाकी 10,000 फेब में मिलेगा, ठीक है। बाकी 10,000 फेब में मिलेगा, वही चीज यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये वाला। और फेब में भी बाकी आधा 11,000 वो मार्च में मिलेगा, मार्च का आधा अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का आधा मई में मिलेगा और मई का आधा जून में मिलेगा, ठीक है। यहाँ हमें दिसंबर तो दिया नहीं है कि हम लोग कैलकुलेट कर ले, और इसका टोटल करने से कितना हो जाएगा, 10,000, 11,000, 14,000, 15,000, ये 18 होगा। $83,000, सही बात। না 68,000 মানে 20,000 টাকা তো কম আছে। 10,000, হ্যাঁ 20,000 কম, 60,
अच्छा देख लो एक बार, हाँ टोटल ठीक हो रहा है कि नहीं, 68,000। अच्छा और क्या मिलेगा हमें, ये जो कॉल मनी है वो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बताया था ना कि 10,000 जो है वो सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड इन मार्च, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड कॉल मनी मार्च में मिल रहा है, तो मार्च के कॉलम में लिखेंगे कितना मिल रहा है, 10,000, ठीक है 10,000। यहाँ पर टोटल में भी लिखेंगे 10,000। और एक मिलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये देखो शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग 2,000 इज ऑल्सो ऑब्टेन विद सेकेंड कॉल मनी, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड कॉल मनी विथ प्रीमियम लिख देते हैं, तो यहीं पर हो जाएगा। और इसको 12,000 कर दो, ठीक है, तो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, अगर दो बार लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। 10,000 प्लस 2,000 हो गया, ये हम लोग का रिसिप्ट हो गया, ठीक है। और रिसिप्ट का कुछ भी नहीं है, अब हम लोग इसको टोटल करके लिखेंगे, टोटल रिसिप्ट, टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट। ए नाम दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर हो गया 10,000, ये हो गया 21,000, 4 5 6 7 7 37,000, ठीक है, ये है 37,000, 3 है ये। अच्छा ये हो जाएगा 32,000, $33,000, 35,000, 1,68,000, ठीक है। एक बार टोटल खुद भी तुम लोग चेक करो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, एक गलत होने से क्या होगा, फिर गलत ही होगा, ठीक है सर। अच्छा अब हम लोग लिखेंगे पेमेंट, पेमेंट में क्या क्या होगा देख लेते हैं। पेमेंट, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर को कैसा पेमेंट करना है, क्रेडिटर के लिए क्या लिखा है देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर यहाँ पर बोला है 1 मंथ, सप्लायर का 2 मंथ लैग है, 2 मंथ लैग, ऐसा क्वेश्चन में बताया, ठीक है। 2 मंथ लैग, लैग यानी गैप, तो 2 मंथ, तो मेटेरियल का जैन का हमारा कब पेमेंट होगा, फेब मार्च, 2 महीने बाद, तो जैन में जो खरीद रहे फेब मार्च अप्रैल में होना चाहिए, है ना। तो ये 20,000 जो है अप्रैल में होगा कि मार्च में होगा, 2 मंथ लैग होने से, जैन में बोला है मार्च में होगा, जैन में खरीदने के बाद मार्च में हम लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो जैन का कितना है, जैन का 20,000, ये हम लोग का मार्च में चला जाएगा। अच्छा जैन का 20,000 मार्च में चला जाएगा, फिर फेब का 14,000, फेब का 14,000 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि फेब का यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो जैन का अगर मार्च में जाएगा तो फेब का फिर गैप होके यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसके बाद मार्च वाला यहाँ पर आएगा, ऐसे करके एक एक पॉइंट स्किप करता जाएगा, ठीक है। तो एक बार अगर हम लोग समझ लेते हैं कि पहला कहाँ पर होगा, उसके बाद तो नॉर्मली पे होता जाएगा 14,000, फिर मार्च वाला 14,000 आ जाएगा हम लोग का मई में, तो ये मई वाला ही कॉलम है, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अच्छा उसके बाद है 22,000, यहाँ पर आ जाएगा 22,000। अच्छा उसके बाद 20,000, देख लेते हैं ठीक लिखा है कि नहीं, 20 था, কি করে হবে হ্যাঁ লাস্টে और 20 ও লাস্ট ডেটটা সরি সরি লাস্ট ডেটটা তো लिखे ফেলেছি ভুল করে। हाँ जैनेटा 20 जो है यहाँ पर 20, उसके बाद 14 14 22, 14 14 22, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गया 20 और 20, 42 42 और 28, 70,000, ये हो गया क्रेडिटर का पेमेंट। अच्छा फिर प्रोडक्शन ओवरहेड ये लिख लेते हैं, फिर वेजेस वाला जो है वर्किंग बना लेंगे, क्योंकि उसमें 50 जो है हाफ मंथ बोला है ना। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट लिख लेते हैं ये वाला, पेमेंट ऑफ ओवरहेड, पेमेंट ऑफ ओवरहेड,
1 मंथ लैग, ठीक है, 1 मंथ लैग में पेमेंट होगा। अच्छा, ओवरहेड दो तरह का है, प्रोडक्शन वाला भी सेलिंग, मतलब जैन वाला फेब में जाएगा, ठीक है, जैन वाला फेब में जाएगा, मतलब यहाँ पर नहीं होगा, फेब में जो जाएगा ये लिखते हैं पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, ये मैंने पी डॉट लिख दिया प्रोडक्शन ओवरहेड। तो पहला 3200 फेब में हो जाएगा, उसके बाद वाला 3300 फेब वाला मार्च में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 3400 3500 3400 3500, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3200 3200, तो ये टोटल कर लेते कितना हो जाएगा, 3300 3400 3500 3200, 16,000। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक ओवरहेड की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी 1 मंथ लैग, क्योंकि ऑल जो ओवरहेड है वो 1 मंथ लैग में ही बोला हुआ है। तो 800 जैन वाला फेब में चला जाएगा, उसके बाद फेब वाला मार्च में जाएगा 900, फिर 900 1000 900, फिर 1000 और 900। अच्छा, तो 999 2700 और यहाँ पर हो गया 3700 प्लस 800 4500। अच्छा, ये हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने वेजेस बाकी है हम लोग का, और यहाँ एक मशीन खरीदा गया था उसका इंस्टॉलमेंट बोला है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, मशीन इंस्टॉलमेंट, मशीन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन ऐसे लिख, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा, क्वेश्चन हमें बता दिया है। तो 10,000 10,000 कब देना है, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। तो ये जैन फेब मार्च, मतलब यहाँ पर, और एक यहाँ पर, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये सब जगह खाली रहेगा, टोटल में 20,000 इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन, ये भी लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग कमीशन बोला था और एक वेजेस, ये दो बाकी है, ठीक है। तो सेलिंग कमीशन लिखते हैं, सेलिंग कमीशन, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, और एक वेजेस, इसका भी वर्किंग नोट बनाएंगे। ম্যাম এগুলোর জন্য কতটা জায়গা রাখতে হবে? এইটার জন্য আমি তো এই জায়গাটাতেই করে নেবো, তোমরা আরো 4-5টা লাইন রেখে দাও, হয়ে যাবে। ওকে এই দুটোর পর ক্লোজ করে আর দুটো লাইন লিখতে হবে। सेलिंग कमीशन कैसे पे होगा, देखो क्या बोला है यहाँ पर, सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल, पहला बात तो ये बोल रहा है। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सॉरी जून तक है, यहाँ पर पहले सेल्स लिखेंगे, टोटल सेल्स, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, क्योंकि 5% ऑन टोटल सेल बोला है। 2022 28 2022 28 36 30 40, 5% ऑन टोटल सेल कमीशन, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स। अच्छा, 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000। अच्छा, 22,000 का 5% 1,100, 28,000 का 5% 1,400, 36,000 का 5% 1,800, 30,000 का 5% 1,500,
2000, ठीक है। ये हो गया टोटल सेल्स कमीशन। अब पे कैसे करना है, टू पेड विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, ठीक है। एक्चुअल सेल्स विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग पेमेंट कैसे होगा, बोल रहा है कि 5% सेल्स इज टू बी पेड विद इन ए मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स जब हो रहा है उसके फॉलोइंग मंथ में वो वाला पेमेंट करना है जितना भी होगा, मतलब जैन का फेब में चला जाएगा। मतलब यहाँ पर 1000, ठीक है, ये वाला 1100, यहाँ पर 1400, यहाँ पर 1800 और यहाँ पर 1500, इस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ पेमेंट होगा। तो ये लिख देते 1000, 1100, 1400, 1800। 1000, 1100, 1400, 1800। अच्छा, जैन में तो नहीं जाएगा, जैन वाला खाली रहेगा, फेब से हो। एटीन हंड्रेड, 1500। अब ऐड कर दो। मैम 6800। 6800 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग वेजेस वाला बना लेते हैं। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, वेजेस कैसे गिवन है, 4000, 4400, 4600। 4600, 4000, 5000। ये हो गया हम लोग का वेजेस, ठीक है। अच्छा, पेमेंट कैसे करने बोला है, देखते हैं। यहाँ पर बोला है हाफ मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, ठीक है। तो 15 डेज का पेमेंट यहाँ पर होगा, पेड हाफ मंथ लैग, ठीक है, हाफ मंथ लैग। मतलब जो ये 4000 है ये पूरे मंथ का है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2000। 2000 यहाँ पर पेमेंट होगा। फेब में क्या होगा, यहाँ का 2000 और यहाँ का आधा, ठीक है। तो ये 2200, जैसे मैंने दिखाया था, जैन का जो पेमेंट है, जैन का 50% पेमेंट जैन में ही हो जाएगा, और जैन का 50% फेब में होगा, फेब का 50% फेब में होगा, फेब का बाकी 50% यहाँ पर आ जाएगा। और ये यहाँ पर 2300, यहाँ पर बचा हुआ 2300, और यहाँ पर फिर से 2300। अच्छा, यहाँ पर अगेन 2300 और 2000, और यहाँ पर 2000 और 2500, ठीक है, हाफ हाफ करके हो गया। अब इसका ऐड कर लेते हैं, ये 2000, यहाँ पर 4200, 4500, 4600, 4300, 4500, ठीक है। ये हमें लिख लेना है, 2000, 4200, 4500, 2000, 4200, 4500, 4600, 4300, 4500। 2000 plus 4200, 4500, 4600, 4300, 4500, 24,100, ठीक है। अच्छा, आप पेमेंट का टोटल करना पड़ेगा। 2000, 3200 प्लस 800 प्लस 5200, तो ये हो गया 9200। अच्छा, 20,000 प्लस
3300 900 11 100 plus 4500 39,800 14,000 3400 900 10,000 1400 4600 34,300 3500 1,000 1800 4300 24,600 22,000 plus 3200 900 1500 4500 32,100 70,000 plus 16,600 plus 4500 20,000 6800 24,100 1,42,000। ठीक है, तो ये हो गया कैश पेमेंट। सर ये दोनों का बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस। ठीक है, ए माइनस बी। तो यहाँ पर जैन के मंथ में 10,000 था, 2,000 हम लोग का पेमेंट हुआ, तो इसका मतलब हम लोग का कैश रिसिप्ट रहेगा, मतलब सॉरी बैलेंस रहेगा 8,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 21,000 माइनस 9,200 11,800 37,000 माइनस 39,800, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जितना अर्निंग हुआ है उससे ज्यादा पेमेंट होगा तो नेगेटिव होगा। फिर 32,000 और 34,300 फिर से नेगेटिव 2,300। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर 33 माइनस 24,600 8,400 35 और 32,100 29,000 और 1,68,000 माइनस 1,42,000, तो ये हो गया 26,000। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का बैलेंस आ गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस जो है इसे ऐड करके देखेंगे कि टोटल बैलेंस क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग के पास ओपनिंग एक कैश भी है। यहाँ पर बताया था कैश बैलेंस ऑन फर्स्ट जैन 10,000, तो ओपनिंग कैश बैलेंस क्योंकि हम लोगों के पास अवेलेबल है, तो हम लोग अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस ढूंढेंगे। ये तो एक ड्यूरिंग द पीरियड का एस्टिमेटेड बैलेंस, अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो एक लाइन मुझे और चाहिए था, तो मैंने जैसे तुम लोग को बोला है जगह रखने के लिए, तुम लोग रखो। मेरा तो पीछे ये वर्किंग नोट आ गया, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा एजम्पशन लेंगे कि इसके बाद वाला पेज यही वाला है। ठीक है, तो करना कैसे है, हम लोग यहाँ पर ओपनिंग जस्ट इसके नीचे तुम लोग को लिखना है। ठीक है, इसके नीचे ओपनिंग बैलेंस बोल के लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना है, सबसे पहले जैन का 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसे क्लोज करेंगे, बात समझो, यहाँ पर जब हम लोग क्लोज करेंगे, हम लोग के पास 8,000 बचा ड्यूरिंग द पीरियड का एस्टिमेटेड बैलेंस, और हमारे पास 10,000 अवेलेबल है, जैसे कि मैंने लिखवाया ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट एस्टिमेटेड कैश पेमेंट, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ये दोनों को मिला के हम लोगों ने क्या निकाला, बैलेंस। अब हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो ओपनिंग में ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग में ये बैलेंस वाला पोर्शन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 8,000 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा
18,000, ठीक है। 18,000 हो गया क्लोजिंग कैश बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जैन, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जैन, इसके बाद क्या आएगा फेब। तो अगर ये जैन का हम लोग का क्या है, जैन का क्लोजिंग बैलेंस है, तो यही फेब का ओपनिंग होगा। तो फेब में जो है प्लस ओपनिंग वाला हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो ओपनिंग वाला कितना ट्रांसफर हो जाएगा 18,000, और 18,000 में ये ऐड हो जाएगा। तुम लोगों का अगर लाइन बाय लाइन लिखा है तो समझ में आ रहा होगा, देखो हम ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 18,000 ऐड करने से आ जाएगा 29,800, ठीक है, 29,800। अब ये 29,800 मार्च में ऐड हो जाएगा, ठीक है। 29,800 और मार्च में था 2800 नेगेटिव, तो माइनस कर देते हैं, तो क्लोजिंग बचेगा 27,000। यहाँ पर लिखेंगे ये निकल के आ रहा है 27,000, और ये अप्रैल का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 27,000, इसमें हम लोग ये 2300 को लेस कर देंगे, नेगेटिव है, 24,700 यहाँ पर लिखेंगे 24,700। ये हो गया अप्रैल। मई में ये ओपनिंग हो जाएगा 24,700। अच्छा, पहले से मई के मंथ में कितना लिखा हुआ है 8,400, इसमें 8400 ऐड कर लो, कितना आ गया 33,100। यहाँ पर लिखेंगे 33,100। अब ये जून में लिखेंगे 33,100। ये এটা ভুলে লো। हाँ मैम ठीक है, 36 तब बताओ 36,000 और टोटल आगे 62,000। अच्छा, 2900, तो यहाँ पर 36,000 सही हो रहा है। ये देखो 36,000। अब हमें क्या करना है, ये 36, इसके बाद तो टोटल कॉलम है ना, टोटल में तुम लोग को ये नहीं लिखना है, ये तो हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग होते चलता गया। यहाँ पर टोटल में तुम लोग को क्या लिखना है, टोटल का जो कॉलम है उसमें इधर तो ये 26 है, इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, इसके नीचे लिखना पड़ेगा ये वाला अमाउंट, ये 10,000, ठीक है। हमेशा टोटल कॉलम में ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर करना है। जैसे मैंने बोला था टोटल कॉलम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तुम लोग सोल्यूशन गलत है कि सही उसको तुम लोग खुद चेक कर सकते हो। जब 26 के नीचे 10 लिखोगे, क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग कैश बैलेंस, और 26 के नीचे जब 10 लिखोगे तो वो ऐड होके कितना आएगा 36,000 आएगा। और ये दो बराबर होना चाहिए हमेशा, मतलब जो भी कैश बजट बनाओगे, ठीक है, जो भी कैश बजट बनाओगे उसका लास्ट पीरियड का डेटा और टोटल कॉलम का डेटा हमेशा बराबर हो जाएगा, अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हो टोटल वाला। और अगर बराबर होता है तो सोल्यूशन हम लोग का सही है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का ये सही बना है, ऐसे करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रूल्स मैंने क्या बोला, ओपनिंग बैलेंस को हमेशा टोटल कॉलम के बैलेंस में ट्रांसफर करो, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को। बाकी तो जैसा एज इट इज होता जाएगा। ये चेक करने का तरीका, अगर नहीं समझ में आता है छोड़ दो, कोई बात नहीं, टोटल करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। करोगे तो ये आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो 10,000 ऐड कर दिया, और टोटल कॉलम में ऑलरेडी 26 था, 26 प्लस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 36,000, ठीक है। और ये सिमिलर होना चाहिए, और ये सिमिलर होने का मतलब हो गया कि हम लोग का क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है टैली हो रहा है, ठीक है। मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस जो भी आया है सारा सही आया है, आंसर एक भी गलत नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो ये देखो कैश बजट कितना आसान है, सिर्फ तुम लोग को सही तरीके से पढ़ना है, पढ़ के डेटा को समझना है कि कैसे करके कैलकुलेट करने बोला है तो हो जाएगा। अच्छा, फिर और एक कैश बजट है, ये भी कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 months एंडिंग 30 जून। जून को एंड होगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, मई और जून, ये 3 months का हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सेल्स, मेटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, ठीक है। इसमें से ये सारे चीज जो है पेमेंट के हैं, ये जो है ये रिसिप्ट के हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्रेडिट टर्म्स क्या बोला है, क्रेडिट टर्म्स कैसा है, सेल्स और डेटर्स कैसे बोला है, मतलब 10% सेल्स आर ऑन कैश, 10% कैश सेल होगा। उसके अलावा बोल रहा है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो जैसे मान लो कोई भी एक सेल ले लेते, जैसे ये फेब वाला ही ले लेते, ठीक है, इसका 10% है कैश सेल, ठीक है, और इसका मतलब 90% है क्रेडिट सेल।
ये पहले समझना चाहिए। फिर बोल रहा है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल, मतलब जितना क्रेडिट सेल का अमाउंट आएगा उसका 50% आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ, मतलब मैंने ये फेब का लिया है, ठीक है, तो ये फेब के क्रेडिट सेल का 50% जो है वो मार्च में कलेक्ट करेंगे एंड द बैलेंस बाकी जो 50% है इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब अप्रैल, ठीक है, उसके बाद वाला नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ के बाद जो मंथ फॉलो कर रहा है, तो फेब का नेक्स्ट मार्च, मार्च का फॉलोइंग मंथ अप्रैल, तो ऐसे होगा। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। क्रेडिटर को मेटेरियल खरीदा है, क्रेडिटर से 2 मंथ्स लैग में पेमेंट होगा। वेजेस जो है 1/4 मंथ, 1/4 मंथ लैग, मतलब 1/4 मतलब कितना होता है 25%, 25% लैग के हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/4 जो है वो हम लोगों का ऐसे हो जाएगा, देखो 1/4 मतलब 25% और बाकी बचता है 75%, मतलब कोई भी एक मंथ ले लो, कोई भी एक मंथ ले लो, उस मंथ का 25% पेमेंट जो है वो मतलब 1/4 लैग के हिसाब से होगा। मतलब कैसे बोले, ये देखो इसका 1/4 तो बाकी कितना 3/4, तो 1/4 पोर्शन का पेमेंट जो है 1/4 पोर्शन का पेमेंट जो है गैप में होगा। मतलब सीधा बात है, जैसे वहां पर हाफ ऑफ मंथ था, यहाँ पर 1/4 मंथ का गैप है, 1/4 मंथ काम होने के बाद वो पेमेंट उसके बाद होगा, ठीक है। और सिमिलरली तो इसका मतलब 1/4 का पेमेंट अगर 1/4 काम करने के बाद उसका पेमेंट होता है, तो बाकी 3/4 का पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा। मतलब ऐसे ही फेब का 1/4 का पेमेंट बाकी 3/4 मंथ का काम के टाइम पे होगा। और मार्च का देख लो, मार्च में क्या होगा, मार्च में भी सेम वही होगा। ये 3/4 का पेमेंट, फेब का 3/4 का पेमेंट जो है, 3/4 ऑफ फेब जो है वो मार्च में होगा और मार्च का 1/4 पेमेंट मार्च में होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हम करके दिखा देंगे वर्किंग नोट एक बार। यहाँ पर ये वेजेस वाला ही थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव ज्यादा है, बाकी कुछ भी उतना टफ नहीं है। ओवर एट तो हाफ मंथ बोला है, मतलब 15 डेज काम करने के बाद का पेमेंट, 15 डेज काम करने के बाद का पेमेंट, ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ पर हाफ है तो 15 डेज समझने में आसानी हो जा रहा है। वैसे 1/4 भी कर सकते हो, जैसे देखो 30 डेज का 1/4 कर लो तो वो पॉइंट में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो 1/4 मतलब 25% मान के चलो ना, 25% पेमेंट हुआ ड्यूरिंग द मंथ होगा, बाकी 75% नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब 75-25 कॉम्बिनेशन में पेमेंट होगा। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 April 2016 expected to be 6,000. Other relevant information, plant machinery will be installed on Feb 16 at a cost of 96,000. The monthly installment of 2,000 is payable from April onward. एक मशीन खरीदा गया है जिसका कॉस्ट है 96,000, मंथली इंस्टॉलमेंट में लिया गया है 2,000 का, और पे कैसे करना है अप्रैल ऑनवर्ड, मतलब अप्रैल से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा उसके बाद चलता जाएगा। बस इतना ही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 6, कैश बजट for the month of for the month ending 30th June, for the 3 month ending 30th of June 2016, ठीक है। पर्टिकुलर्स अप्रैल, मई, जून और टोटल, ये कॉलम हम करते हैं ताकि जो है सोल्यूशन हमें पता चल जाएगा आंसर सही हो रहा है कि गलत, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसिप्ट। सबसे पहले आता है कैश सेल अगर कुछ होता है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो कैश सेल तो है, ठीक है। कैश सेल कितना है 10% ऑन सेल। अच्छा, तो अप्रैल का सेल कितना है, अप्रैल का सेल है 16,000, 16,000 का 10% 1,600। अच्छा, 17 का 10%, क्योंकि कैश सेल मतलब मंथ टू मंथ होता है, 1,700, 18,000, 1,800। अच्छा, ये टोटल करने से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1,700 करके 3 कितना हो जाएगा, 5100, चेक कर लो, 5100 होगा शायद।
5100। नेक्स्ट लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। ये जगह रख देते, ये पेज भी रख देते, यहाँ पर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, कौन कौन सा मंथ है? फेब से स्टार्ट है, हम पूरा ही लिखेंगे क्योंकि पूरा लिखना पड़ेगा, अभी समझ जाओगे क्यों। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 14, 15, 16, 17, 18। ये है टोटल से। यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट सेल कितना होगा 90%, क्योंकि 10% अगर कैश सेल है तो 90% हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल हो जाएगा। तो क्रेडिट सेल कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, 14,000 का 90%, चेक कर लो कितना होता है, 12,600। अच्छा, 15,000 का 90% मतलब ये 13,500 होगा। मैंने 0.09 कर दिया, इसी वजह से थोड़ा सा एक जीरो कम आ जा रहा है। 16,000 इंटू 0.9, 90% मतलब, तो ये हो जाएगा 14,400, 14,400, 0.09 होगा एक्चुअली मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग अपना परसेंटेज लगा के कर लो। 0.9 हो जाएगा, 15,300 और 18,000 इंटू 0.9, 16,200। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, क्रेडिट सेल निकाल लिया। अच्छा, अब ये कलेक्शन कैसे होने वाला है, यहाँ पर बोला है क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल। अब यहाँ पर लिखेंगे 50% कलेक्ट 1 मंथ लैग। ठीक है, तो ये 12,600 का 50% मतलब इसका हाफ, 12,600 का हाफ, तो ये कितना होता है, इसका हाफ मतलब 6,300। ये कब कलेक्ट होगा, मार्च में होगा। और नेक्स्ट 50% फॉलोइंग मंथ, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो नेक्स्ट 50% भी कितना है, वही बचा हुआ 6,300, वो कब कलेक्ट होगा, वो बचा हुआ 6,300 ये अप्रैल में चला जाएगा। हम एक ही बार में दो डेटा कर ले रहे हैं। तो 12,600 जो है उसका कलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में लिखा है मैंने। उसका 50% मार्च में जाएगा, और 50% जो है 50% मार्च में जाएगा, और बाकी 50% जो है अप्रैल में जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर 13,500 उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड, इसका 6,750 यहाँ पर होगा और बाकी 6,750 यहाँ पर होगा, क्योंकि अप्रैल का फॉलोइंग मंथ मई में कलेक्ट होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसके हिसाब से लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 6,750। इसको हम दूसरे वाले कलर से लिखते हैं ताकि दोनों बात को तुम लोग अच्छे से समझ लो। अच्छा, अब ये वाला 15,300 डिवाइडेड बाई 2, 7,650। ठीक है, तो 7,650, ओ सॉरी, ये वाला 14,400 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका है, ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट 7,200 और बाकी 7,200 यहाँ पर आ जाए। और ये वाला 15,300 इसका डिवाइड हुआ, अब इसका 7,650, तो 7,650 यहाँ पर होगा, और बाकी इसके बाद वाले मंथ का जिसका हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इतना सारा चीज कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। 6,300, हमें ये 3 मंथ का चाहिए, तो ये 3 टोटल करने से ही होगा। वैसे लिखा हुआ है तो हम सारा ही टोटल कर लेते हैं। ये वाला चाहिए हमें 14,850, 13,950, 13,050। ठीक है, ये होगा, ये हमें लिखना है। ऐसे करके क्रेडिट सेल का कलेक्शन होने वाला है। तो हम लोग कौन सा लिखेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, वो तो कैलकुलेट के लिए करना पड़ा ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसका आधा ऐसे जाएगा इस तरह से जो है, इसीलिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13,50, 13,950।
14,850 टोटल कर देते हैं। 41,850 ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, और कुछ पैसा मिलेगा देखते हैं। सेल्स लिख दिया, क्रेडिट है, वेजेस है, ओवरहेड है, कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर एलिमेंट में एक प्लांट का बोला है और कुछ नहीं। तो कलेक्शन मतलब कैश रिसिप्ट का बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल रिसीवेबल। टोटल रिसीवेबल टोटल करो। अच्छा, एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और एक पॉइंट शायद है यहाँ पर नहीं आया है क्या पीडीएफ में। एक मिनट हम जरा सा चेक करते हैं, तुम लोग तब तक जो है टोटल करो। एक सेकंड, एक मिनट हम पीडीएफ देखते हैं। मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गया है। एक डिविडेंड वाला पॉइंट है, एक सेल ऑफ कैश रिसिप्ट वाला। और क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, इसमें ना और 3 पॉइंट है। अच्छा, हम बता देते हैं। उसमें पॉइंट जो लिखा हुआ है आसान आसान है, हम उसमें पीडीएफ में एडिट कर देंगे। ठीक है, 3 पॉइंट छूट गया है, वो लिखना पड़ेगा। जैसे हम एक बार बता देते हैं, वहां पर बोला है डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून। तो ये हम लोग का चला जाएगा डिविडेंड पेमेंट में चला जाएगा। और एक बोला है एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9,000 इन जून। ठीक है, हम बता देते हैं। क्वेश्चन में 2 पॉइंट जो है मिस हो गया, यहाँ पर नीचे हम एडिट कर देंगे। उसमें बोला है कि पहला बोला है एडवांस लिया गया है व्हीकल बेच के 9,000 का जून में, तो जून में रिसिप्ट में दिखा देंगे। ठीक है, जून में रिसिप्ट में दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल एडवांस, एडवांस रिसिप्ट हुआ है जून के मंथ में, हुआ है 6,000। आसान सा पॉइंट है। ठीक है, वहां पर पढ़ोगे तो समझ जाओगे। हम बता भी दे रहे पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि जून में 6,000 एडवांस रिसीव हुआ है व्हीकल बेचने के लिए, और डिविडेंड बोल रहा है इन्वेस्टमेंट से 1,000 मिला है जून में। ठीक है, 2 तरह का डिविडेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। मेनली 3 पॉइंट है। एक है इस पे और भी 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट हम लोग का आ जाएगा। ये 1 है, 2, 3, 4। सेकेंड पॉइंट में जो है वहां पर बोला है कि डिविडेंड जो है वो 5% पे करना पड़ेगा ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि है 2 लाख ऑन 1 जून। ठीक है, तो ये हम लोग का चला जाएगा पेमेंट वाले सिचुएशन में। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एडवांस रिसिप्ट। ठीक है, एडवांस रिसिप्ट हुआ है फॉर व्हीकल। ठीक है, फॉर व्हीकल 9,000 इन जून, ये भी हम ऐड कर देंगे। ये बोला है तो इसके लिए मैंने दिखा दिया 9,000 जून में मिला है। और एक डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिविडेंड रिसिप्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहीं पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1,000 इन जून। ठीक है, एक्सपेक्टेड इन जून ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने बता दिया कौन सा 3 पॉइंट है। तो ये वाला भी हमारा, ये 2 पॉइंट हमारे रिसिप्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम रिसिप्ट में दे देते हैं कि हम लोगों का डिविडेंड रिसिप्ट हुआ है इन्वेस्टमेंट के बदले, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड रिसीप्ट। ये भी जून के मंथ में हुआ है 1,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया 1,000 बस। और एक पेमेंट में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला है वो पेमेंट साइड में लिख के दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का। 9,000 বললেন 6,000 রয়েছে अच्छा, व्हीकल तो 9,000 बोली ना, है 9,000, 9,000
अच्छा ऐड कर लेते हैं 13,050 प्लस 1,600 14,650 1700 प्लस 13,950 15,650 1,800 प्लस 14,850 प्लस 10,000 26,650 5100 41,850 प्लस 10,000 56,950 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का कैश रिसिप्ट बन गया। अब हम लोग लिखेंगे पेमेंट, टोटल कैश रिसिप्ट। जब पेमेंट में आएगा पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का पेमेंट देखते हैं कैसे करने के लिए बोला गया है। 2 मंथ लैग, ठीक है 2 मंथ बोला है, 2 मंथ लैग मतलब फेब का पेमेंट अप्रैल में होगा, तो फेब का पेमेंट अप्रैल में होगा तो फेब का 9,600 अप्रैल में चला जाएगा, तो ये अप्रैल में। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का बोला है 9,000, तो मार्च वाला मई में चला जाएगा, तो मई। अच्छा फिर उसके बाद अप्रैल वाला जून में चला जाएगा, तो 9,200, तो ये हो गया 27,000 प्लस 800 27,800, देख लो सही आएगी। अच्छा फिर हो जाएगा पेड टू वेजेस। अच्छा वेजेस का वर्किंग नोट बना लेंगे, 1/4 मंथ लैग बोला है, ठीक है वर्किंग नोट बनेगा। वेजेस का पेमेंट है और क्या है ओवरहेड, पेड और पेड टू ओवरहेड, इसे ना पेमेंट ऑफ लिखो, नहीं तो लैंग्वेज ठीक नहीं बनेगा ना। पेमेंट ऑफ, ये भी पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ये भी वर्किंग नोट बना लेंगे 1 वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा ये 2 और ये 3 हो जाएगा, चलो। अच्छा उसके बाद ओवरहेड हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट, और एक रहेगा डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे पे करना है, डिविडेंड पेड। अच्छा पहले हम लोग वेजेस का कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा वेजेस का कैसे बोला है, हमें कैलकुलेट करना है कौन से मंथ का, मेनली अप्रैल मई और जून का। ठीक है, तो अप्रैल में कैसे हो जाएगा, तो रूल्स क्या है 1/4 मंथ लैग होगा, तो अप्रैल में अप्रैल का कौन सा पेमेंट मिलेगा, अप्रैल का मिलेगा 1/4। ठीक है, ये देखो अप्रैल के मंथ में वेजेस कितना है 3,200 है, तो 3,200 और इसका मतलब मार्च का पेमेंट कुछ अप्रैल में मिलेगा और अप्रैल में अप्रैल का भी कुछ पेमेंट मिलता है, लेकिन अप्रैल में अप्रैल का कितना मिलता है, अप्रैल का जो पेमेंट है उसमें अप्रैल का 3 मतलब कोई भी मंथ का अगर देखो 1/4 लाख का मतलब 25% बाद में मिलेगा, 75% उसी मंथ में मिल जाएगा। अगर किसी भी मंथ में 100 रुपीज का वेजेस हो रहा है तो 100 का 25% जो है काम होने के बाद मिलेगा। मतलब जैसे मान लो ये जैन का मंथ है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है पेमेंट 1/4 मंथ लैग का मतलब हो गया 1/4 मतलब 25% पेमेंट, 25% पेमेंट कब होगा, पहले 25% काम हो गया उसके बाद 75% काम हो गया, तो ऐसे होगा कि 25% वाला पेमेंट यहाँ 75% काम होने के बाद मिलेगा, मतलब 25 का पेमेंट पहले यहाँ पर मिलेगा, तो फिर बाकी 75 का कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में ये 75 मिलेगा और उस मंथ का जो है 25 मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, तो 1/4 और 3/4 करके, क्योंकि 25 और 75 मतलब 1/4 और 3/4, तो इसका मतलब अप्रैल में कैसे मिलेगा, अप्रैल में मिल जाएगा 3/4 ऑफ
3/4 ऑफ कौन सा होगा, अप्रैल 3200, और लैग जो है मतलब जो हमारा नेक्स्ट पेमेंट होता है वो 1/4 पोर्शन लैग होता है। तो 3000 मार्च का जो 1/4 है वो अप्रैल में मिलेगा। सिमिलरली अप्रैल का जो 1/4 है, ठीक है, अप्रैल का जो 1/4 है वो हम लोग का कब मिलेगा, अप्रैल का 1/4 जो है वो मई में मिलेगा, ठीक है। और मई का जो 3/4 है वो मई में मिलेगा। मई का जो 3/4 है मतलब मई का 3600, इसका 3/4 मई में ही मिल जाएगा। मतलब 75% जो है ऑन द मंथ होता है, 25% जो है नेक्स्ट मंथ होता है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा ये देखो, जैसे ये 3200 कब का है, ये अप्रैल का है, ठीक है, और ये कब का है, ये मार्च का है, ठीक है। मार्च का 25% अप्रैल में मिलेगा और अप्रैल का 75% अप्रैल में ही मिलेगा। सिमिलरली मई में 3600 है, तो मई का 70% मई में मिलता है, बाकी 25% जो है नेक्स्ट मंथ में मिलता है। इसका मतलब ये होता है 1/4 मंथ सिर्फ लिखा हुआ है मतलब लैग, ठीक है, ना लिखा हुआ लैग, लैग का इसका मतलब लैग ही होता है कि इतने दिन गैप में मिलेगा। सिमिलरली जून में, जून का जो 1/4 है, ठीक है, जून का 3/4 जून में ही मिलेगा, ठीक है। तो पहले जून का देख लो कितना है वेजेस, जून का जो है 4000, 4000 का 3/4 इसी मंथ में मिलेगा, लेकिन 1/4 भी इस मंथ में दिया जाएगा। वो कौन सा वाला, ये है मई का, मई का 1/4, तो मई का कितना है 3600, मई का जो 3600 है उसका 1/4 जो मई में नहीं पेमेंट हुआ वो जून में होगा। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया 2400 प्लस 750, ये आ रहा है 3150। इसका करते हैं, ये हो जाएगा 800 प्लस 2700 3500, ये 900 प्लस 3000, 3900। अब ये हम लोग लिख लेते हैं 3150 3500 3150 3500 3900। तो ये कितना हो जाएगा, 10,550। 10,000। अब ओवर एट, नेक्स्ट लिखेंगे ओवर एट, वर्किंग नोट नंबर 3। ओवर एट का बोला है हाफ मंथ लैग, तो अप्रैल मई जून इसका निकालेंगे। ये देखो अप्रैल मई और जून, ठीक है। तो मार्च का आधा अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का आधा अप्रैल में मिलेगा। तो अप्रैल का कितना है, मार्च का है 1900, तो 1900 का हाफ, सॉरी ये मैंने कैसे लिख दिया, 1900 का हाफ मार्च वाला, और बाकी अप्रैल का हाफ अप्रैल में मिलेगा। 50% ड्यूरिंग द मंथ, 50% फॉलोइंग मंथ। अच्छा फिर हाफ ऑफ अप्रैल मई में मिलेगा और मई का हाफ मई में मिलेगा। तो मई का कितना है 2200। फिर से यहाँ पर हाफ ऑफ मई जून में मिलेगा और जून का हाफ जून में मिलेगा, जून का मतलब 2300। 1900 बाई 2, 950 प्लस 1000, तो 1950, 1000 प्लस 1100, 2100, 1100, 2250, 1950, 2100, 1950, 2100 और 3900। टोटल करो, बताओ कितना होगा।
1950 2100। अच्छा ये गलत हुआ है क्या, लास्ट वाला? अच्छा ये वाला है ना 2250, मैंने गलत वाला देख के लिख दिया 2250। 4545 4545 ফাইভ তো হচ্ছে না, লাস্টে হ্যাঁ জিরো আসছে না, লাস্টে তো জিরো আসছে 1950 2100 আর 2250 তো লাস্টে তো 6300 হচ্ছে। 6300। একবার দেখে না ঠিক হচ্ছে কিনা 6300। अच्छा अब नेक्स्ट लिखेंगे डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड और अच्छा इंस्टॉलमेंट जो है कितने का इंस्टॉलमेंट है, मशीन का 2000 करके है और अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ये देखो 2000 करके अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, मतलब 2000 फिर 2000 ऐसे करके चलता जाएगा 2000, तो ये हो जाएगा 222 6000। अच्छा और डिविडेंड पे करना है, और क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उस पे इनको डिविडेंड पे करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उसका अमाउंट है हम लोगों का 2 लाख, 2 लाख का 5% मतलब 10,000, और बताया है क्वेश्चन में जून में पे करना है। ठीक है, तो हम लोग जून में पे कर देंगे, तो जून मतलब एंड वाला मंथ। ठीक है, डिविडेंड पे ये मिल जाएगा तुम लोग को, इसका डेटा मिल जाएगा जब क्वेश्चन में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 10,000। अच्छा और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ओपनिंग कैश बैलेंस बोला है बस, और प्लांट इंस्टॉल्ड नहीं। बस और तो कुछ नहीं है। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे तो टोटल पेमेंट निकल के आएगा। यहाँ पर लिखेंगे टोटल पेमेंट, फिर यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ए माइनस बी। ठीक है, ये बी लिख दो, यहाँ पर टोटल हो रहा है, नीचे आंसर आ जाएगा 9600 और 3150 1950 और 2000। चेक करो कितना हो रहा है 9600। हम ये वाला करें, तुम लोग दूसरा कोई कॉलम कर सकते हो। सिक्सटीन 700 9000 प्लस 3500 4100 16600। मैम लास्ट 27350 27,350 और टोटल 6650 आई बार बोलो 6650 6650 है। ठीक है 6650। अब यहाँ पर बैलेंस निकालो माइनस करके, 14650 माइनस 16700 मतलब नेगेटिव होगा। 14650 इतना है, खर्चा ज्यादा हुआ है 16700 नेगेटिव आएगा 2050। 16600 ये भी नेगेटिव, 15650 माइनस 16600 देख लेते, सही लिखा मैंने? हाँ 950 नेगेटिव, 950 नेगेटिव। अच्छा फिर यहाँ पर 650 माइनस 27,350 ये भी नेगेटिव आ रहा है, 700 नेगेटिव, 700 नेगेटिव। फिर यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये देखो 1 अप्रैल का यहाँ पर 6000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6000, ऐड करेंगे क्लोजिंग आ जाएगा। 6000 ऐड करते हैं, 6000
-2050, तो ये हो गया 3950। 3950 ये हम लोग का आ रहा है क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, ये अप्रैल का क्लोजिंग, मई का ओपनिंग हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों एडजस्ट होके क्लोजिंग में 3000 आ जाएगा। 3000 यहाँ पर आ जाएगा, एडजस्ट होके 2000 कितना आएगा, 2300। 2300 आ गया। ठीक है, अच्छा ये वाला मैंने नहीं निकाला, ये भी निकाल लेते हैं। 56,950 माइनस 60,650, 3700 नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे कि मैंने सिखाया यहाँ पर ये नहीं जाएगा, ओपनिंग बैलेंस जो भी रहता है, चाहे वो नेगेटिव रहे चाहे वो पॉजिटिव रहे, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव 6000 है, डायरेक्ट यहाँ पर 6000 लिखो, फिर इसे एडजस्ट करो, देखो कितना आता है, 2300। तो ये दोनों मैच हो गया, तो सही बात है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। कैश बजट कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन बस कैलकुलेशन तुम लोग को सही करना है। जब तुम लोग को ऐसा दे देगा कि 3/4 1/4, वही ज्यादा टफ होता है, बाकी लैंग्वेज समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे और दो बजट जो है वो लिखवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि परफॉर्मेंस बजट और फंक्शनल बजट। पहले परफॉर्मेंस बजट लिखवा देते हैं थियोरिटिकली। ठीक है, आज और रेशियोज नहीं होगा, रेशियोज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी परफॉर्मेंस बजट लिखवा देते हैं। छोटा सा पॉइंट ही बाकी रह गया है, देखते हैं हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में तो हो ही जाएगा, लेकिन टाइम भी बचेगा शायद हमारा नेक्स्ट क्लास में। परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट क्या होता है देखो, ओरिजिनल परफॉर्मेंस is to be adjusted in context of actual position. This way we are able to ascertain the budget cost, the budgeted cost for actual output. क्या बोला है देखो, ओरिजिनल परफॉर्मेंस इज टू बी एडजस्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्चुअल पोजीशन। दिस वे वी आर एबल टू असर्टेन द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। बोल रहा है कि ओरिजिनली जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, करेंटली हमारा जो कंटेक्स्ट मतलब करंट जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसके हिसाब से हम लोग अपने ओरिजिनल परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है। और इसी तरह से दिस वे वी आर एबल टू असर्टेन, हम लोग ये असर्टेन यानी कि फाइंड आउट कर पाते हैं द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि एक्चुअल आउटपुट पाने के लिए हमारा कितना कॉस्ट लग सकता है। ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने एक्चुअल पोजीशन के साथ भी तो एड पर होना पड़ेगा। ओरिजिनल परफॉर्मेंस को हम लोग अपने एक्चुअल पोजीशन के साथ एडजस्ट कर लेंगे तो हम लोग ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम लोग का बजटेड कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना हो सकता है। द बजटेड कॉस्ट for actual output is to be compared with actual cost। बोल रहा है कि बजटेड कॉस्ट जो है एक्चुअल आउटपुट के लिए, मतलब जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि एक्चुअली इतना आउटपुट पाने के लिए हमारा इतना खर्चा, इतना बजट हो सकता है। ठीक है, तो बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज टू बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है,
जैसे कि लास्ट दिन हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया था, बजटेड कॉस्ट कैलकुलेट किया था। कौन सा वाला क्वेश्चन, ये देखो, अगर याद है 75,000 80,000 बोल के एक डेटा था जिसमें हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था ना, ये देखो वेरिएंसेस कैलकुलेट करके देखा था, ये देखो यहाँ पर है ना। ये क्या था, ये हम लोग का 72,000 जो है बजटेड कॉस्ट, ये वाला बजटेड कॉस्ट था, ठीक है। और ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट। फिर हम लोग ये दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा हुआ, तो कंपेयर कर सकते हैं क्या सोचा था और क्या हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, फिर यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन, we are able to identify the weakness। तो कंपेयर करके बेनिफिट क्या है, हम लोग अपना वीकनेस फाइंड आउट कर पाते हैं कि कहाँ हमसे गलती हुआ है, ठीक है। अच्छा, द वीकनेस if not corrected will continue to increase। मतलब वीकनेस फाइंड आउट करना है, फिर उसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट, मतलब करेक्ट भी करने का कोशिश करना है। अगर नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। Therefore, the management take future corrective action, future corrective, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वीकनेस जो हमें फाइंड आउट करके मिलेगा उसे हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा ये जो मतलब गलती है जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फिक्स किया, वो जिस वजह से हमारा एक्चुअल और जो बजटेड है उसमें जो डिफरेंस आया, क्यों आया, वो हमें फाइंड आउट करना है और उसे रेक्टिफाई भी करना है। अगर हम लोग रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हमारा गलती जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो देयरफॉर द मैनेजमेंट टेक फ्यूचर करेक्टिव एक्शन, ताकि ये इंक्रीज ना हो, इसीलिए मैनेजमेंट जो है फ्यूचर करेक्टिव एक्शन लेगा और अपना जो मतलब जो बजटेड जो भी डेटा इन्होंने सिलेक्ट किया था उसमें चेंजेस लाएगा। अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि एक्चुअल और बजटेड में हमारा डिफरेंसेस आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, क्या वीकनेस था हमारा, हम लोगों ने क्या गलती किया है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद थ्योरी में एक और बचता है फंक्शनल बजट, ठीक है। फंक्शनल बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ये दोनों नहीं लिखवाया है मैंने, तो ये दो जैसे कि इसमें आ जाता है थ्योरी, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार हम नोट डाउन कर लेते, भूल जाएंगे, बाकी सारा मैंने लिखवा दिया है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, इसका थ्योरी लिखवाएंगे। क्वेश्चन सारा हम लोग का हो चुका है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट और फंक्शनल बजट, ठीक है। फंक्शनल बजट तो हम लोगों ने बहुत सारा किया है, लेकिन इसका थ्योरी भी लिखवा देंगे, डेफिनेशन और जो है रेशियो, ठीक है, बजटेड रेशियो, ये 3 पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट कर लेंगे। आज और नहीं करवा रहे, नेक्स्ट क्लास में ये 3, जिसमें इसमें जो है सम्स करना है हमें। एक ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 7 वो वाला करेंगे, और ये दो थ्योरी, ये दो जो है ये थ्योरी है, इस पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया। फंक्शनल बजट का मतलब जैसे कि प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट एटसेट्रा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।